आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिल जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो डालेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए चैनल को आप सभी लोग सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ाएँ और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज़ को शेयर किया करें। पहली अपडेट है आपके बीएड को लेकर के, क्योंकि बीएड के विद्यार्थी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक वो विद्यार्थी परेशान है जो प्राथमिक में बाहर हो चुके हैं और एक वो विद्यार्थी परेशान है जिनकी नौकरी संकट में है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग विचार विमर्श करेंगे और सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को देंगे कि हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है आगे के दौर में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की तारीख में सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत बेंच में याचिका पढ़ने चल रही है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें सही सपाट रही तो आज की डेट में याचिका वहाँ पे फाइल हो जाएगी और ये मामला विस्तृत बेंच में चला जाएगा। और अभी कुछ विद्यार्थियों का, टीम के सदस्यों का ये कहना था, बिहार गवर्नमेंट का एक याचिका है जिसमें एमएचआरडी भी पार्टी बनी है, वहाँ पे भी बहस देखने के लिए मिलेगी। तो अभी थोड़ा सा रुक करके और इस याचिका पे डिसीजन देख करके तब उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग पार्टी बनाएंगे किसको, एमएचआरडी को पार्टी बनाएंगे, ठीक है ना। और उन्हें अटॉर्नी जनरल को भेजना ही होगा, क्योंकि हम लोग उस केस को नहीं लड़ेंगे, केस लड़ना पड़ेगा एमएचआरडी को, क्योंकि सरकार की नीतियाँ स्पष्ट होनी चाहिए कि वो बीएड विद्यार्थियों को लेकर के क्या सोचते हैं, ठीक है। इस तरीके से नई चीज़ें चल पाएंगी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने तो नियम कानून के अनुसार सारी चीज़ें की हैं, उनको जो सही लगा, जो नियम के अनुसार दिखा वही चीज़ें वो किए हैं। लेकिन इसमें सरकार की क्या नैतिकता बनती है, सरकार की भी तो कुछ नैतिकता बनती है। और उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं सारी परिप्रेक्ष्य में जिस कार्य को किया जाना है वो बीएड विद्यार्थियों के हित के लिए किया जाना है। मानते हैं कि कुछ चीज़ें आसान नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ने के बाद थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन इस वक्त को एक बयान के माध्यम से या एक विज्ञप्ति के माध्यम से थोड़ा सा इस दर्द को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। और उन विद्यार्थियों का क्या, जिन विद्यार्थियों का इसी गजट के आधार पर सिलेक्शन हुआ है और वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के साथ साथ उनका विवाह हो चुका है, बीवी बच्चे हो चुके हैं, अब बताइए वो बेचारे अगर नौकरी से छूटे तो जाएंगे कहाँ, है ना। ऐसी परिस्थितियों से भी दो चार होना पड़ रहा है विद्यार्थियों को। ये मामला है आपके जबलपुर हाईकोर्ट का, अर्थात मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जो मतलब चूहे बिल्ली का खेल नहीं है, वही चीज़ें चल रही हैं बीएड केस में, ठीक है। और वहाँ के हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है। जाहिर सी बात है एक गर्मा गर्म बहस देखने के लिए मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के उपरांत जो भी केस होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अधीन हो जाता है, ठीक है ना। भाई जब पिता ने आदेश दे दिया है तो पुत्रों के क्या जो मतलब वो किया जाए, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो भाई सर्वोच्च न्यायालय ही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुत ही गर्मा गर्म बहस देखने के लिए कल मिली है और इसकी जो अगली तारीख लगाई गई है वो 2 नवंबर की लगाई गई है, ठीक है ना। 2 नवंबर पे वहाँ पे बहस होगी। तब तक सरकार को भाई क्या होगा, सरकार जो है हो जाएगी कार्यवाहक, है ना। चुनाव होने लगेंगे और कार्यवाहक होने के बाद क्या होता है कि ये मामला थोड़ा सा और आगे डिले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार का जो वकील रहेगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वो जाएगा ही नहीं सुनवाई में, और सुनवाई में नहीं जाएगा तो ये डेट आगे बढ़ा दी जाएगी, है ना। तो ये डेट मान के चलिए कि आपके इस वर्ष के अंत तक ये फाइनल होगा ये केस। और अभी उन विद्यार्थियों को रिलैक्स ही समझ लीजिए कि जो विद्यार्थी वर्ग 3 में नौकरी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को लेकर के जबलपुर हाईकोर्ट ने भी, माननीय हाईकोर्ट ने भी कोई भी अभी तक निर्णय नहीं दिया है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे केसेस हैं, एक केस आपका केवीएस का है, एक केस आपका छत्तीसगढ़ का है, एक केस आपका जोधपुर हाई कोर्ट का है, एक केस आपका हिमाचल प्रदेश शिमला हाई कोर्ट का है। इतने सारे केसेस चल रहे हैं बीएड विद्यार्थियों के और बीएसटीसी विद्यार्थियों को लेकर के। तो इसमें देखना दिलचस्प होगा कि मतलब हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग आदेश करता है या उससे कुछ डिफरेंट करता है, ठीक है ना। क्योंकि 28 मई सन 2018 की अधिसूचना रद्द किए जाने के उपरांत बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और इसमें एनसीटी जो सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति था, ठीक है ना, उसने भी भैया कह दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है ना।
तो चलिए ठीक है, एनसीटीई से विद्यार्थियों को रिलैक्स नहीं मिला। और इसका जो मूल आधार है, ठीक है ना, जैसे मौलिक अधिकार मिलते हैं ना संविधान के माध्यम से, उसी तरीके से जो इसका मूल आधार है वो एमएचआरडी है, ठीक है ना। अब मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय अगर कोई विज्ञप्ति या कोई बयान जारी कर दें कि हम इस चीज़ के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, है ना, तो देश के लगभग 3 करोड़ 38 लाख बीएड विद्यार्थियों का भविष्य तय हो जाएगा। और यही चीज़ें होनी भी चाहिए और होंगी भी, यही है ना, क्योंकि एक कहते नहीं कि इसमें चुनावी मूड में है। कौन चुनावी मूड में है? केंद्र सरकार भी और साथ साथ राज्य सरकारें भी। 5 स्टेट में आप सभी लोगों को विधानसभा चुनाव देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि वो सारे विद्यार्थियों को जोड़ करके आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि विद्यार्थियों यूथ का वोट बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और यूथ जिधर सरकार उधर, सीधी सी चीज़ है, ठीक है ना। यही चीज़ें आपके उत्तर प्रदेश में होती है, यही आपकी एमपी में होने चल रही हैं, और यही सारी चीज़ें, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय से लगातार बीएड के विद्यार्थियों ने मुलाकात की है, चाहे वो बेरोजगार रहे हों, चाहे वो नौकरी वाले रहे हों, सभी विद्यार्थियों ने। और शिवराज मेहमा ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि बीएड का अहित नहीं होने देंगे। हमने जो प्रक्रियाएं अपनाई हैं, और एमपी में भी कल की डेट में इनको शाम तक लेटर प्राप्त हुआ है एनसीटीई का। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जब भी सुनवाई होगी उसी लेटर को प्रस्तुत कर देंगे ये, है ना। तो इससे बीएड के जो विद्यार्थी हैं वो सेफ हो जाएंगे वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, तब तक क्योंकि 2 नवंबर की डेट लगाई गई है, अभी 1 महीने का पूरा समय है इनके पास, मोटा माटी 28 दिन मान लो, जैसे रिचार्ज वाले नहीं लगाते हैं 28 दिन, वही चीज़ें। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 9 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में बिहार का भी केस लगा है, देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हो पाती हैं, क्योंकि महाधिवक्ता महोदय वहाँ पे रिलैक्स की मांग करेंगे, बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए रिजल्ट जारी करने की मांग करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश लोग क्या इस पर अपना रिएक्शन देते हैं, क्या अपना ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना, देखना होगा। और उसके बाद प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की विस्तृत बेंच तक जाएंगी। हम लोगों की पूरी कंप्लीटली याचिका तैयार है, और इस याचिका को हम लोग तुरंत ही फाइल कर देंगे आपके विस्तृत बेंच में। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का टीम वर्क बहुत ही स्ट्रांग है, और आप लोगों की लड़ाई को अंतिम दरवाजे तक हम लोग लेकर के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए आरओ का विज्ञापन जारी होने चल रहा है, ठीक है ना। 1-2 दिन में आपको ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब 10 तारीख तक मान लो, मोटा माटी 10 तारीख खींच के मान लो। और लोक सेवा आयोग की परेशानियाँ क्या हैं? परेशानियाँ ये हैं कि आयु वर्ग की छूट, पहला। दूसरा ये कि जो एलिजिबिलिटी को लेकर के मामला था, वो चाहते हैं कि जल्दी क्लियर हो जाए, ताकि हम आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी कर सकें। आरओ में आप लोगों को आवेदन की जो तिथियां प्रदान की जाएंगी, वो आवेदन की तिथियां महज 23 दिन की होंगी, ठीक है ना। 23 दिन के भीतर आप लोगों को आवेदन करना होगा। ओटीआर की समस्या सबसे ज़्यादा है। ओटीआर जिन विद्यार्थियों का, क्योंकि लोक सेवा आयोग का स्पष्ट कहना है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में तकरीबन 20 से 22 लाख आवेदन होंगे, है ना। इतने भारी संख्या में आवेदनों का मतलब यह है कि हमें कम से कम मिनिमम 12 से 15 लाख ओटीआर चाहिए, बीएड विद्यार्थियों के ओटीआर चाहिए। और अभी यह संख्या महज 3.25 लाख है, महज 3.25 लाख। अब आप स्वयं समझ लीजिए, यदि विज्ञापन जारी होता है, ठीक है ना, और 3.25 लाख विद्यार्थी तो चलो ठीक है आवेदन कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? तो बाकी वही घचमच करेंगे फिर, है ना, वेबसाइट चलने ही नहीं देंगे, वो हमेशा हिट करते बैठे रहेंगे कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आप सभी लोग ओटीआर जरूर कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट बहुत बहुत ख़राब चल रही है इस समय, ठीक है ना। ओटीआर की वेबसाइट बहुत ख़राब चल रही है। मैं स्वयं 3 दिन से 4 दिन से हमारे कर्मचारी बेचारे परेशान हैं कि ओटीआर हो जाए। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने दिया कि सर जी थोड़ा हमारा भी कल्याण करा दीजिए। अब क्या किया जाए, कितने लोगों का हम देखेंगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओटीआर मैंडेटरी कर दिया है लोक सेवा आयोग ने, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये एक ओटीआर नंबर दिया जाता है, इसी नंबर के आधार पर आपके आवेदन होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप फॉर्म में अपना फिलअप करेंगे, ओटीआर नंबर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, बस आप कैटेगरी चुन लीजिए, सारी चीज़ें जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है पेमेंट करके आप प्रिंट आउट ले लीजिए, काम खत्म, आपका आवेदन हो गया,
ठीक है, जिस पद जिस नाम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं बस वही चीज़ें आपको भरनी है। तो OTR जरूरी है क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन आपका पूरी तरीके से मेंटेन हो चुका है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन जिन पदों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं, मैंने आपसे कहा था ना RO में अच्छे खासे पद आएंगे, और धीरे धीरे ये जब प्रीलिम्स होगी ना, ये धीरे धीरे पदों की संख्या 750 को पार चली ही जाएगी। ठीक है, और मेंस आते आते आप सभी लोगों को मोटा माटी एकदम टनाटन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के आधार पे ही तो मेंस कॉलिंग होती है ना। अब जब प्रीलिम्स में जितने पद होंगे उतने ज़्यादा विद्यार्थी उसमें आवेदन कर पाएंगे, इसलिए प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के पहले पहले पदों की जितनी संख्या आपकी जुड़नी है वो जुड़ जाएगी। ठीक है ना, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपने OTR को कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों के LT ग्रेड JSC प्रवक्ता में जितनी भी समस्याएं थीं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पहले इनको एलिजिबिलिटी से प्रॉब्लम थी, वो क्लियर होगा। अब इनको प्रॉब्लम थी BEd की समकक्षता को लेकर के, वो भी क्लियर हो गया। अब इनको प्रॉब्लम थी वर्ग वाइज कैटेगरी वाइज पदों के बंटवारे को लेकर के, वो कार्य भी चल रहा है। ठीक है ना, तो अब इनको कहीं भी कोई भी चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आने वाली हैं समस्याएं कि वो विज्ञापन को डिले कर सके। ठीक है, अभी जो समस्या इनको 2-4 होना पड़ रहा है इसी हफ्ते में, मतलब जो नेक्स्ट वीक आएगा आपका, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज रिलैक्सेशन की याचिका लगी हुई है और उस पर 4 हफ्ते का जो समय मांगा गया था इनसे, 4 हफ्ते का, वो 4 हफ्ते अगले हफ्ते में मतलब कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, तो मतलब ये स्पष्ट है कि अगले हफ्ते में सुनवाई होगी, और जब सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है उसका कुछ न कुछ डिसीजन निकल करके आएगा ही, क्योंकि आज या कल की डेट में अपर महाधिवक्ता महोदय सरकार की तरफ से अपना रिटर्न जो सबमिशन है वो दाखिल कर देंगे। मतलब सरकार का जवाब, सरकार क्या सोचती है, आपको एज रिलैक्सेशन देगी अथवा नहीं देगी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ें क्लियर होने के बाद ही आप लोगों को विज्ञापन RO का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, तभी लोक सेवा आयोग भी चाहती है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, तब हम RO का विज्ञापन जारी करें। बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन भी हैं जो कि एक अटेम्प्ट की आशा में बैठे हुए हैं कि हमें एक अटेम्प्ट मिल जाए ताकि हम आवेदन कर सकें और बेहतरीन तैयारियां कर सकें। जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा लेबोरियस हैं और उन्होंने कई बार प्रयास किया है, तो उनका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसके दम पे वो नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो उनको बस एक अवसर की तलाश है। इसलिए हम सभी लोगों ने मुख्य सचिव से लेकर के आपके राष्ट्रपति तक, साथ ही साथ मुख्यमंत्री तक सबको पत्र लिखा था आयु वर्ग की छूट को लेकर के। इस पर गवर्नमेंट का पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो रिटर्न सबमिशन, क्योंकि अपर महाधिवक्ता महोदय से भी जब वार्ता की गई थी तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि हम लोग एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे विद्यार्थियों को। ठीक है, तो ये जवाब आज या कल की डेट में दाखिल होगा। जवाब दाखिल होने के बाद नेक्स्ट वीक आपकी सुनवाई होगी, है ना। सुनवाई होने के बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि प्रयासों का मतलब ही होता है सकारात्मक ढंग से किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT नए विज्ञापन को लेकर के। TGT PGT नए विज्ञापन के लिए तदर्थ शिक्षकों के वेतन को जारी करने के लिए सांसद वगैरह पत्र लिख रहे हैं। ठीक है भाई, अब चुनावी राजनीति है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सांसद महोदय को भी पता होना चाहिए कि ये तदर्थ शिक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से पैदल किए गए हैं और इनकी नौकरी को फ्रेश कंपटीशन के माध्यम से भरे जाने के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दे रखा है। अब सरकार ने भी बोल दिया भैया हम आपका वेतन नहीं दे पाएंगे, है ना। आपको एक निश्चित फिक्स मानदेय पर रख सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, उसका भी प्रपोजल है, लेकिन प्रपोजल में निश्चित फिक्स मानदेय भी 50,000 80,000 है, तब बताओ कहाँ से देगी है ना। इससे बेहतर है कि पूर्णकालिक शिक्षक ही रख दिया जाए, क्या दिक्कत है। तो पूर्णकालिक शिक्षक रहेगा, एलिजिबल रहेगा, तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब पता लगा कि मतलब इनको एक निश्चित मानदेय पर 50,000 80,000 निश्चित मानदेय रख दिया जाए, तो अन्य छात्र भी तो विरोध करेंगे कि जब इनको इतने वेतन दे करके, आपको मानदेय दे करके रखना था, तो इनको परमानेंट टीचर ही बना दो, फिर क्या दिक्कत है ना। तो ये अवहेलना हो जाएगी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इनके समस्त पदों का पूरा डेटा शिक्षा निदेशालय पहुँच चुका है और शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से आप लोगों को एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी पदों की संख्या 27,500 से लेकर के 24,500 के बीच में हो सकती है।
आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के 2022 की तैयारी आप कर सकते हैं। 2023 की आगामी विज्ञापन की आप तैयारी कर सकते हैं। पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट इस समय पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से सजग होकर के वो आगे बढ़ रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका अक्टूबर में गठित हो रहा है, बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है सदस्यों का, अध्यक्ष का, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ 12-13 सदस्य आपके आने हैं। इन सभी सदस्यों के नामों की सूची बन चुकी है, ठीक है ना। और अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा ये भी एकदम क्लियर हो चुका है मुख्यमंत्री महोदय के पास। उसके साथ ही साथ परीक्षा नियंत्रक कौन बनेगा, सचिव कौन बनेगा, उप सचिव कौन बनेगा, ठीक है ना, और वित्त अधिकारी कौन बनेगा, सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्लियर कर चुकी है। अचानक से एक जियो जारी करेगी फट से और तड़ से पूरा काम समाप्त हो जाएगा और तुरंत ही बुलाएगी मीटिंग। अब मीटिंग बुला करके बोल देगी कि हमको 3 महीने के भीतर ये भर्ती कंप्लीट चाहिए, आओ चलो करो, है ना। तो यही चीज़ें होंगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस गफलतबाजी में मत रहिए कि इस वर्ष नहीं अगले वर्ष होगा, इलेक्शन बाद होगा ना। इलेक्शन बाद नहीं, इलेक्शन के पहले होगा, पहले रिजल्ट आएगा, पहले सारी चीज़ें फाइनल होंगी। आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट इस समय पूरी तैयारियां कर चुकी है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट आप सभी लोगों के पेपर की जो प्रिंटिंग होती है ना, जैसे लोक सेवा आयोग एक बम फोड़ता रहता है कि आपको 15 दिन पहले के करंट अफेयर्स उठा करके दे देता है, आओ पढ़ो, है ना। तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। आप इस चीज़ को लेकर के अब नहीं आशंकित हो सकते हैं, अरे 3 महीने पहले तो पेपर छप जाता है, 2 महीने पहले तो छप जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। कंपटीशन के इस दौर में संस्थाएं भी ओवर स्मार्ट हो रही हैं, ठीक है ना। स्मार्ट तो ठीक है, लेकिन ओवर स्मार्ट हो रही हैं और ओवर स्मार्ट होने का नतीजा ही यही है कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग भी समय के साथ चलना सीखिए। यदि आप लोगों को हमारे नोट्स चाहिए तो आप लोग 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जो भाई बंधु हमारी याचिका टीजीटी पीजीटी 2016-2021 से जुड़ना चाहते हैं और याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी वो भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 830-3272-282 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन का यही मुद्दा आपके यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन पे भी है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो कि 18 से 22 वर्ष की अवस्था को क्रॉस कर चुके हैं और वो आवेदन नहीं कर पाएंगे यदि उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो, है ना। और इस बाबत कल की डेट में शासन को एक पत्र लिखा गया था, हम लोगों के माध्यम से ज्ञापन लिखा गया था। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई ऐसे वैसे लोगों के माध्यम से लिखवाया गया था। हम लोगों ने कैबिनेट मंत्री से और पूर्व कैबिनेट मंत्री से इस मामले में पत्र लिखवाया था और मुख्यमंत्री महोदय को उनकी पर्सनल ईमेल आईडी से उसको सेंड करवाया था। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के गवर्नमेंट का सकारात्मक रुख है। आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा सकता है आगामी भर्तियों के लिए, ठीक है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आप सभी लोगों का इसी अक्टूबर महीने में पुलिस कांस्टेबल का जो विज्ञापन है वो जारी करेगा, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसमें आपके UPSSC में आपका जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, फाइनल रिजल्ट, चाहे वो बंद दरोगा रक्षक का हो, चाहे वो आपका मंडी परिषद का हो, चाहे वो आपका नलकूप संचालक का जो एक कैटेगरी का है उसका हो, है ना, चाहे आपका वीडियो एग्ज़ाम का हो, ये सारे रिजल्ट्स आप सभी लोगों के वो डिक्लेयर किए जा रहे हैं, ठीक है ना। बन रहा है रिजल्ट और ये रिजल्ट आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है आपको वीडियो एग्ज़ाम की, ठीक है। इसको नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका 11 तारीख तक। ये कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों की एक आंसर की जारी की जाएगी। जिन विद्यार्थियों को उस आंसर की पे आपत्ति होगी वो आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद उसको फाइनल टेस्ट दिया जाएगा, तत्काल आप लोगों का फिर रिजल्ट जारी हो जाएगा। चिंतित बिल्कुल नहीं हुई है। आप लोग तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए ताकि आप सभी लोगों को सफलता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।